है सब लोग, ये कार्लोस पीसी 747 है। चैनल में आपका स्वागत है। एक पायलट के लिए सबसे बुरी बात जो हो सकती है वह है विमान उड़ाते समय मारा जाना। दूसरी सबसे बुरी बात जो हो सकती है वह है विमान दुर्घटना से बच जाना और फिर उस दुर्घटना के आघात, पीटीएसडी और सदमे से निपटना। ये मेरे साथ लगभग 5 साल पहले एक जेट में हुआ था और मैं आपको इसके बारे में अब बताना चाहता हूँ। उस दिन हम जिस हॉकर्स से उड़ान भर रहे थे वह इस हॉकर्स के बहुत समान था। ये एक हॉकर्स मॉडल 800 है। ये आरामदायक है, ईंधन कुशल है, शांत है और इसकी रेंज अच्छी है। ये दुर्घटना जिसमें मैं था 14 मार्च 2020 को स्कॉट्सडेल एरिज़ोना में हुई थी। हम रॉजर्स अरकानसस से लौट रहे थे। इस यात्रा में मैं सह पायलट था। पिछली यात्रा में मैं कप्तान था। कैप्टन और मैं ही एकमात्र यात्री थे। कोई चोट नहीं आई, गियर नहीं गिरा, लेकिन इंजन नष्ट हो गए। ये वही विमान था जो दुर्घटना में शामिल था। मैं इसे 7 वर्षों से संचालित कर रहा था। इसके अलावा एक और हॉकर्स, दोनों भाग 135 और 91। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं इंजन कैसे नष्ट हो गए। खैर, मैं आपको बताता हूँ। स्कॉट्सडेल घाटी के अधिकांश हवाई अड्डों की तरह नहीं है। शहर ने लगभग $4 मिलियन खर्च किए जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सभी खुले क्षेत्रों में चिकने नदी के पत्थर बिछाने में जिन्हें पक्का नहीं किया गया था। वे ट्रेस्टाशरी सेंट हवाई अड्डे की सुंदरती स्पर्श, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब कोई विमान रनवे के किनारे से तेज़ गति से निकलता है तो उसे जल्दी से धीमा करने के लिए एक मंदन उपकरण के रूप में काम करना। लेकिन किसी भी जेट ऑपरेटर के लिए समस्या तब होती है जब वे रनवे छोड़ते हैं तो वे पत्थर मोटरों में चले जाते हैं, और यही हमारे साथ हुआ जिससे वे नष्ट हो गए। उड़ान का मार्ग ऐसा दिखता था। यह लगभग 2.5 घंटे की उड़ान थी जिसमें मार्ग में कोई समस्या नहीं थी। यहाँ एक हॉकर्स चेकलिस्ट है जो हमारे विमान पर थी। हमने सुविधा और गति के लिए लेमिनेटेड चेकलिस्ट का भी उपयोग किया। लैंडिंग चेकलिस्ट का एक हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि नोज व्हील स्टीयरिंग केंद्रित हो। आयोनाइक कैरियर्स फेथ टिक मार्क बाइक श्रेय स्थिति में हो। वे जिस चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं वह यहाँ स्टीयरिंग टिलर पर सफ़ेद टिक मार्क है। ये लैंडिंग से पहले 12 बजे की स्थिति में होना चाहिए। अगर ये 12 बजे की स्थिति में नहीं है तो आपको गियर ऊपर करके लैंड करना चाहिए, नीचे नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाक के गियर के सीधे न होने पर लैंडिंग करना बहुत खतरनाक है। जबकि बहुत सारे जेट्स के नाक के गियर जैसे बोइंग्स उठाने और नीचे करने पर नहीं घूमते, वे हॉकर्स पर घूमते हैं। हॉकर के पेट पर बेरिलियम कील भी होती है जो विमान को न्यूनतम क्षति के साथ 2 लैंडिंग गियर अप के लिए प्रमाणित करती है। मुझे लगता है कि जब मैंने चेकलिस्ट आइटम नाक केंद्रित पढ़ा तो कप्तान ने या तो इसे सत्यापित नहीं किया या उन्होंने इसे पर्याप्त ध्यान से नहीं देखकर पुष्टिपूर्वक रह किया। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, अच्छा ये कैसे हो सकता है। खैर, चूंकि मैं इफ़ो या दाऊं सीट पर सह पायलट था, मैं चेकलिस्ट पढ़ रहा था, लैंडिंग से पहले की चेकलिस्ट। और जब मैंने पढ़ा चिल्सन्स और टिलर केंद्रित, तो मैं टिलर को नहीं देख रहा था कि वह केंद्रित है या नहीं, मैं बस चेकलिस्ट देख रहा था। ये कप्तान का काम था कि वह टिलर को देखे और ये सुनिश्चित करे कि सफ़ेद निशान वास्तव में केंद्रित है। और ये निश्चित रूप से नहीं था। हरी रेखा दिखाती है कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था जब तक कि नाक का गियर नीचे नहीं आया। जैसे ही नाक का गियर नीचे आया, विमान दाईं ओर मुड़ने लगा। चूंकि कप्तान लैंडिंग कर रहे थे, मैं सुधारात्मक कार्रवाई देखने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत अपना बायां पैर बाएं पैडल के नीचे रखा ताकि उसे आगे धकेल सकूं, लेकिन कप्तान ने पहले ही उसे पूरी तरह से धकेल दिया था। मेरा अगला विचार था कोई स्टीयरिंग नहीं, टिलर टिलर टिलर। लेकिन मैं बाईं सीट पर नहीं था, मैं दाईं सीट पर था। मैं हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था। हमने रनवे को दाईं ओर से खाली किया। हम पहले चौराहे से बहुत तेज़ गति से गुजरे। यह एक चमत्कार था कि छोटे सामान्य विमान वहाँ नहीं थे। ऊपर की तस्वीर में मोटी बिंदीदार रेखाएं विमान की सापेक्ष स्थिति को दर्शाती हैं, जो कुछ समय के लिए बगल में फिसल रहा था, इससे पहले कि अंततः कप्तान के हस्तक्षेप से सही हो गया। हमने दोनों चौराहों पर कई संकेतों को हटा दिया इससे पहले कि हम अंततः एक टैक्सी पर रुके। कोई पूछ सकता है
जब एक पायलट इतनी तेज गति से जेट में रनवे से बाहर निकलता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? खैर, मेरे लिए यह सदमे और इनकार का मिश्रण था। हॉकर जीप विलीज की तरह बना है। गियर नहीं गिरा, लेकिन विमान को अन्य चीजों में भी व्यापक क्षति हुई। टायर और पहिए साइडवेज स्लाइडिंग से दोनों पंखों के अग्रणी किनारे कुछ इतने गंभीर कि वास्तव में हमें एक छोटा ईंधन रिसाव हुआ। पंखों के नीचे अनगिनत डिंग्स, साथ ही इंजन इनलेट्स। पायलट ने सोचा कि नियंत्रण खोने का कारण नाक के पहिए की स्टीयरिंग प्रणाली का सही तरीके से संरेखित न होना था। मैं कप्तान से सहमत हूँ, यह निश्चित रूप से सही नहीं था। इसके बाद यह बताता है कि बाईं ओर के नाक के पहिए का टायर पर्याप्त रूप से फुला हुआ नहीं था और इतना घिस चुका था कि तार बाहर आ गया था। ये साइडवेज स्लाइडिंग के कारण था। और यह भी नोट किया गया कि बाईं ओर के बाहरी पहिए के आधे हिस्से का 1/3 रिम अनुपस्थित था। यह भी साइडवेज स्लाइडिंग और उन सभी चट्टानों से टकराने के कारण था। अगर रनवे से बाहर निकलना पर्याप्त खतरनाक नहीं था तो यहाँ क्या इसे और भी बदतर बना दिया? लिफ्ट डंप, जो विमान को धीमा करने का मुख्य उपकरण है, कप्तान द्वारा कभी तैनात नहीं किया गया था। दिशा नियंत्रण समस्या से ध्यान भटकना इतना गंभीर था कि यह नहीं किया गया था। एक और बात जो मैंने पहले उठाई थी लेकिन फिर से उल्लेख करने लायक है, वह है पुष्टि पूर्वाग्रह। मुझे लगता है कि यही वह था जब कप्तान ने स्टीयरिंग टिलर की जांच की और हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पुष्टि पूर्वाग्रह तब होता है जब आपकी अपनी पूर्वधारणा वास्तविक स्थिति को समझने के बजाय हावी हो जाती है। वस्तुओं को छूने से यह समस्या हल हो जाती है क्योंकि इससे आप धीमे हो जाते हैं और विमान में वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करते हैं। नए जेट पायलटों के साथ मैंने जिन समस्याओं का सामना किया है, और मैंने खुद भी ऐसा किया था जब मैं एक नया जेट पायलट था, वह था वस्तुओं की जांच करते समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना। यहाँ एक अलग क्रू है जिन्होंने अपनी लैंडिंग चेकलिस्ट चलाने के बाद पाया कि उनकी नोज गियर सीधी नहीं थी, कि सफ़ेद टिक मार्क 12 बजे की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने अपनी चेकलिस्ट चलाई और गियर ऊपर करके लैंड किया। यहाँ 2 पृष्ठीय दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म कैसा दिखता है जिसे कप्तान और मुझे भरना पड़ा। यहाँ एक हॉकर्स 400 लैंडिंग गियरप्लास वेगास में एक अलग कारण से है। उन्होंने सारा हाइड्रोलिक फ्लूइड खो दिया था। वे गियर को मैन्युअली भी नीचे नहीं कर सके। हालांकि बेरिलियम कील ने विमान, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा में प्रभावी रूप से काम किया। 27 महीनों के बाद NTSB ने इस दुर्घटना पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें मैं शामिल था और संभावित कारण और निष्कर्ष निम्नलिखित थे। अज्ञात कारणों से लैंडिंग के दौरान दिशा नियंत्रण बनाए रखने में पायलट की असमर्थता, जिसके परिणामस्वरूप रनवे से बाहर निकलना हुआ। यहाँ मैं वैन न्यूइस में एक हॉकर्स जेट उतार रहा हूँ। एक बात जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि अगर आप एक विमान दुर्घटना में शामिल होते हैं और NTSB कारण निर्धारित नहीं कर पाता तो दुर्घटना आपके रिकॉर्ड में नहीं जाती। ये मेरे रिकॉर्ड में नहीं है और न ही कप्तान के रिकॉर्ड में। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा सबक ये है कि मैं कभी भी किसी अन्य फर्स्ट ऑफिसर या कप्तान के साथ नहीं उड़ूँगा जब तक कि मैं बाएं सीट पर ना हूँ, लेकिन ये यथार्थवादी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग सीखें और वे तब तक नहीं सीखेंगे जब तक वे दोनों सीटों से विमान का संचालन नहीं करते। मैं कहूँगा कि मैंने कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया जितना कि जब हम उस रनवे को छोड़ रहे थे और मैं रिकवरी के लिए कुछ नहीं कर सकता था और वह एक बहुत ही खालीपन का एहसास था। ध्यान दें कि स्कॉट्सडेल हवाई अड्डे पर जब इस लियरजेट ने वर्षों बाद विपरीत दिशा में रनवे से बाहर निकल गया, पायलट की मृत्यु हो गई जब उन्होंने एक खड़े विमान को टक्कर मारी। यात्री बच गए। एक व्यक्ति या एक फ्लाइट अटेंडेंट खड़े विमान में सवार था। फासोशैक जब मैं घर पहुंचा और कई हफ्तों तक मैंने अनुभव किया, मुझे लगता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और मुझे शायद कुछ मदद लेनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं ली। मैं वास्तव में इसके बारे में परिचित नहीं था और मैंने उन चीज़ों का अनुभव कभी नहीं किया था जो मैं भावनात्मक रूप से महसूस कर रहा था, और कुछ अन्य चीज़ें भी थीं जिनके बारे में मुझे वास्तव में बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना कहना पर्याप्त है कि समय के साथ ये अपने आप चला गया और मैं आगे बढ़ गया। हालांकि दुर्घटना के बाद मैंने 14 महीने तक उड़ान नहीं भरी। इसने मेरे लिए अन्य दरवाजे खोले, आसमान की रानी 747 उड़ाने का अवसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मुझे बताएं।
लाइक और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए बहुत धन्यवाद।